तो ये पेपर है जी हमारा मई जून, अगर हम देखें तो मई जून 2113 का पेपर है, यानी मई जून 2113 का पेपर है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ आपके सामने। पढ़ते हैं इसको। बिजनेस परचेज द पॉकेट कैलकुलेटर फॉर द यूज ऑफ द बुक कीपर, द अकाउंटेंट इंक्लूडेड इट एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड? पॉकेट कैलकुलेटर नॉन करंट एसेट है, बट बिकॉज इट्स ए स्मॉल एसेट, small assets are recorded as an expense rather than as an asset according to materiality concept. It is the amount involved which matters. तो अमाउंट क्योंकि छोटी है लिहाजा हम इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है। तो बी इज गोइंग टू बी द आंसर। व्हाट इज नॉट ए रीजन फॉर ए बिजनेस टू मेंटेन ए परचेज जर्नल? कौन सा वो रीजन नहीं है जिससे हम परचेज जर्नल जो है वो नॉट ए रीजन फॉर ए बिजनेस टू मेंटेन ए परचेज जर्नल? टू असिस्ट इन प्रिपेयरिंग द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। जाहिर बात है परचेज जर्नल का जो टोटल होता है ना बेटा, वो होती है क्रेडिट परचेजेस। तो पीएलसीए में हम परचेज जर्नल के टोटल से ही अमाउंट लेके जाते हैं। तो ऑब्वियसली परचेज जर्नल असिस्ट करता है इन प्रिपेयरिंग परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। टू डिवाइड बुक कीपिंग ड्यूटीज बिटवीन सेवरल पीपल, बिल्कुल। कंट्रोल अकाउंट अलग बंदा बनाता है, परचेज जर्नल अलग बंदा बनाता है, सेल जर्नल को और बना सकता है। इस तरह ड्यूटीज जो है वो डिवाइड हो जाती हैं डिफरेंट लोगों के अंदर। टू कीप ट्रांजेक्शन ऑफ ए सिमिलर नेचर इन वन प्लेस, ये भी ठीक है। जो क्रेडिट सेल की एंट्री है, हमने अगर बहुत सारे लोगों को क्रेडिट सेल की है तो हम उन सबको सेल जर्नल के अंदर सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन एक ही दफा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये भी जो है वो मकसद होता है परचेज जर्नल टू का मकसद होता है। फिर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द परचेज लेजर, दैट इज नॉट ट्रू। क्योंकि परचेज जर्नल में आप जो भी एंट्रीज पास करते हैं वो लेजर में तो जानी ही जानी है। तो परचेज जर्नल बनाने से परचेज लेजर के अंदर एंट्रीज रिड्यूस नहीं होती। अगर ए की एंट्री की है परचेज जर्नल में तो ए का लेजर बनेगा, बी की है तो बी का भी बनेगा, सी की तो सी का भी बनेगा, तो रिड्यूस नहीं होती नंबर ऑफ एंट्रीज इन द परचेज लेजर। टू का आंसर बेटा डी है। A business purchased a machine making the following payments. Machine cost दी हुई है 7500, ऑल्ट्रेशन टू improve efficiency है, इंश्योरेंस फॉर 12 months, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। क्या करेंगे अब्दुल्ला? 7500 ऐड हो जाएगा, 400 ऐड नहीं होगा, बाकी सारा ऐड हो जाएगा, यानी 7500 प्लस 2000 9500। सी इज गोइंग टू बी द आंसर। क्योंकि जो इंश्योरेंस 12 महीने की दी हुई बेटा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जो नॉन करंट एसेट के तौर पर आप रिकॉर्ड करेंगे विच दैट शुड बी ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसमें हमारी यही चीजें आती हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। मशीन कॉस्ट, ऑल्ट्रेशन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी 1200 और इंस्टॉलेशन कॉस्ट 800, इनको ऐड कर लेंगे आप। इंश्योरेंस नहीं आएगी तो 9500 आपका आंसर आ जाएगा। जहां प्रॉब्लम आपको आए मैसेज करने की जरूरत नहीं है, आप बोल के मुझे बता दें कि सर ये दोबारा रिपीट कर दें। ओके, आगे चल रहा हूँ। थोड़ा सा स्पीड से करूंगा इसलिए कि पेपर फिर ना कंप्लीट नहीं होता। हम 23 24 एमसीक्यूज पे होते हैं तो टाइम खत्म हो जाता है, तो थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा काम। A business had a financial year end of 31st December 2020. On 1st September, it had sold an old motor vehicle and purchased a replacement, यानी एक और रिप्लेसमेंट एसेट परचेज किया उसने। However, these transactions recorded in the provision for depreciation account on 1st September 2020. याद रखिएगा, जो एसेट आप सेल कर रहे होते हैं उसकी टोटल डेप्रिसिएशन को फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल देते हैं। तो ट्रांसफर फॉर टू द डिस्पोजल अकाउंट वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, दैट्स ट्रू। और डेप्रिसिएशन जो है चार्ज फॉर द ईयर है, दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी। क्योंकि वो बात कर रहा है बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो डिस्पोजल से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है बेटा टोटल, वो आपकी डेबिट हो जाएगी। और जो चार्ज फॉर द ईयर है, न्यू व्हीकल की जो डेप्रिसिएशन है, वो क्रेडिट साइड पे आप रिकॉर्ड करेंगे, टिक कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू व्हीकल वाज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, जो कि इनकम स्टेटमेंट फिगर होती है। तो सी हमारा आंसर है अब्दुल्ला, डी नहीं आंसर। आगे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December, a business purchased a vehicle for 23,500. On 30th September, it was sold for 3,500. अगर आप लोगों के एमसीक्यूज के अंदर मार्क्स 27 26 इससे नीचे नहीं होने चाहिए, अगर इस तक आते हैं तो आप समझ लें कि आपका ए जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और इससे नीचे नहीं होने चाहिए। पहले तो काफी ज्यादा है। अगर आप 2016 से लेके आपने 2022 तक पेपर सॉल्व कर लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि खुद ही आ जाए जी। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December, a business purchased a vehicle. On 30th September, it was sold for 3,500.
depreciation was charged at 20% per annum using the straight line method. A full year depreciation was charged in the year of purchase and the year of disposal. थोड़ा सा उसने चेंज किया है, कहता है जिस साल परचेज कर रहे हैं उस साल भी आपने फुल ईयर लेनी है, और जिस साल आप बेच रहे हैं उस साल भी आपने फुल ईयर डेप्रिसिएशन ही लेनी है. व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ द व्हीकल? तो बेचा हमने कब है बेटा? 30 सितंबर 2020 को, और हमने खरीदा कब था? बिजनेस परचेज व्हीकल फॉर 23,500. किस साल में? 17 में. तो 17 में डेप्रिसिएशन होगी बेटा इसकी, 18 में डेप्रिसिएशन होगी इसकी बेटा, 19 में होगी डेप्रिसिएशन इसकी, और 20 में भी होगी, क्योंकि वो कहता है कि जिस साल बेच रहे हैं a full year depreciation was charged in the year of purchase and in the year of disposal. तो उसमें भी आपको पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी. तो 23,500 पे कितने परसेंट है बेटा? 20%. तो ये एक साल की आ जाएगी 4700. हमने कितने कितने ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है? For 17, 18, 19 and 20, I will multiply 4700 with 4. So the total depreciation is 18,800 minus 23,500 में से 18,800 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4700. हमने बेचा कितने का है इसको? 3500 का बेचा है, तो बेटा आपको लॉस हो जाएगा कितना? 1200 का लॉस हो जाएगा. तो ए हमारा आंसर है. क्यों? इसलिए कि आपका एसेट 23,500 का 4700 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द 4 years इज 18,800. 23,500 में से माइनस करेंगे, बुक वैल्यू आ जाएगी 4700. बेचा आपने कितना है? 3500 का, तो आपका 1200 का लॉस जो है वो आ जाएगा. एक्स एंड वाई, एक्स सोल्ड गुड्स, वाई एक्स सोल्ड वाई गुड्स ऑन क्रेडिट विद लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000. When X prepared the invoice, he forgot to give Y 10% trade discount. What was the effect of this error in X books of account? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि X ने चीजें जो है वो बेची हैं. तो X जब चीजें बेचेगा बेटा तो X की एंट्री पास करेगा Y डेबिट और सेल्स क्रेडिट, क्योंकि X सोल्ड कर रहा है ना, और हम X की बुक्स की बात ही कर रहे हैं. हमने एंट्री कितने से पास करनी थी बेटा? 10% डिस्काउंट था. लिस्ट प्राइस 5,000 थी ना, आपको पता है डिस्काउंट हम शो नहीं करते बल्कि टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं, विच इज 500. तो आपने एंट्री पास करनी थी 4500 से, आपने एंट्री पास कितनी है कर दी है? 5000 से आपने एंट्री पास कर दी है. कहता है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर? देखिए, इफेक्ट ऑफ एरर इज समथिंग एल्स एंड इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग द एरर इज समथिंग एल्स. इफेक्ट ऑफ एरर क्या होता है? करेक्टिंग द एरर में आपको फिर रेक्टिफाई करके उसको करेक्ट करना पड़ता है. तो इफेक्ट ऑफ एरर क्या होगा अगर हम इसकी तरफ बात करें? तो वाई जो है वो हमारा, जो वाई हमारा क्या है? ट्रेड रिसीवेबल है. तो एसेट्स वर ओवरस्टेटेड बाय 500. 3 ओनली विल द आंसर सी. एसेट जो है हमारे ओवरस्टेट कर जाएंगे कितने से? 500 से. सस्पेंस अकाउंट तो बेटा आता ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इस एंट्री में बेसिकली सस्पेंस जो है वो एक्नॉलेज ही नहीं हो रहा, आ ही नहीं रहा. तो हमारा आंसर आ जाएगा एसेट्स वर ओवरस्टेटेड बाय 500. हाँ, इनकम भी बढ़ रही है, सेल्स भी बढ़ रही है, वो अलग बात है, वो दी नहीं हुई ना, उसके बारे में तो उसने कोई 1 2 3 4 में से बताया नहीं हुआ, तो वो नहीं लेंगे हम, इग्नोर करेंगे उसको. At the end of a financial year, the debit balance on a sale ledger control account वो हमें दिया हुआ है कितना? 26,800. At the same date, his sale ledger balance total 30,000. He discovered the following errors. What was the amount of trade receivable to be included in the statement of financial position? यानी कंट्रोल अकाउंट का करेक्टेड बैलेंस क्या है, या लेजर बैलेंस, दोनों को करेक्ट कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन में. दोनों को करेक्ट कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा. अब मैं दोनों तरीकों से आपको सॉल्व करके जल्दी से बताता हूँ. देखें, आपका 26,800 है इसका बैलेंस कंट्रोल अकाउंट का. तो कंट्रोल अकाउंट के एरर्स हैं वो इसमें करेक्ट करते हैं. पहला क्या है? डिसऑनर्ड चेक ऑफ 1,000 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट. डिसऑनर्ड चेक बेटा इसमें क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा. क्यों? उसकी एंट्री होती है ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, कंट्रोल अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है, ऐड हो जाएगा. सेल लेजर क्रेडिट बैलेंस ऑफ 500 हैज बीन लिस्टेड एज डेबिट बैलेंस. ये कंट्रोल अकाउंट को नहीं इफेक्ट करेगा क्योंकि गलती कंट्रोल अकाउंट की नहीं है. सेल जनरल हैड बीन अंडरकास्ट बाय 1200. सेल्स को आपने कम लिखा है 1200 से, यानी आपने ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करना है मजीद 1200 से. तो आपको ये क्या करना पड़ेगा बेटा? ऐड करना पड़ेगा. तो 26,800 में 2200 ऐड कर देंगे आप, तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा कितना? 29,000. दूसरा तरीका देखते हैं. सेल लेजर बैलेंस का टोटल कितना है बेटा? 30,000. सेल लेजर बैलेंस में की गलती हमें कौन सी दी हुई है? एक ही है. सेल लेजर क्रेडिट बैलेंस ऑफ 500 हैड बीन लिस्टेड एज अ डेबिट बैलेंस. सेल लेजर क्या होता है बेटा? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट. ट्रेड रिसीवेबल को आपने क्रेडिट करना था, गलती से आपने क्या कर दिया बेटा? डेबिट. अब क्या करेंगे? डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा.
यानी 1000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी 1000 से ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होंगे, यानी 1000 से ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज होंगे, 30,000 में से 1000 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा, यानी 29,000. Either you will correct the control account or you will correct the ledger balance, you will get the same answer, which is 29,000. A trader extracted the following information from his books of account. Purchase ledger balance दिया हुआ है, opening, credit purchases दी हुई है, check paid to credit supplier यानी payment है, contra with sale ledger discount received है, what was the closing balance on the purchase ledger control account at 31st March. अगर आप गौर करें तो परचेज लेजर बैलेंस जो ओपनिंग दिया हुआ है वो 1 मार्च को दिया हुआ है 32,100. ये आपका ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट परचेजेस जो है ये भी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी, चेक पे डेबिट पे आ जाएगा, कॉन्ट्रा विद सेल लेजर भी डेबिट पे आ जाएगा और डिस्काउंट रिसीव भी डेबिट पे आ जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे टी अकाउंट के थ्रू तो आपका कंट्रोल अकाउंट का एंडिंग बैलेंस जो है वो निकल आएगा. ये आसान है इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा. आई विल मूव फॉरवर्ड बिकॉज दिस इज वेरी वेरी सिंपल. Some items of closing inventory had been incorrectly included in the financial statement at their cost price rather than net realizable value. याद रखिएगा इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और एनआरवी whichever is less. अब जारी बात है आपने गलती की है कि आपने एनआरवी के बजाय कॉस्ट प्राइस से लिख दिया, यानी इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तभी तो गलत हुआ है, लिखना एनआरवी से था, लिख दिया कॉस्ट प्राइस से. जब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को एनआरवी की जगह कॉस्ट प्राइस पे लिखोगे यानी ज्यादा अमाउंट से लिखोगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी. क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी और प्रॉफिट विल बी हायर, तो प्रॉफिट भी आपका हायर हो जाएगा. और दूसरा क्या, जब आप कॉस्ट प्राइस से क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर भी आपका करंट एसेट भी क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा, बिकॉज यू आर रिकॉर्डिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट प्राइस रादर देन एनआरवी विच इज लेस देन कॉस्ट, ऊपर लिख दिया ना, हैड बीन इनकरेक्टली इंक्लूडेड, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, एनआरवी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है वो उसको कॉस्ट पे लिख रहे हैं, तो ए आंसर है हायर हायर का. Marina rents part of her premises to Paul. On 1st April, the rent receivable account showed a balance of 800 as Paul owed rent for the last month of the financial year ended 31st March 2020. So rent receivable account showed a balance of 800 as Paul owed rent for the last month of the financial year. यानी उसने क्या करना है, मरीना रेंट कर रहा है पार्ट ऑफ हर प्रीमिसेस टू पॉल, तो पॉल ने ये पैसे जो हैं वो क्या करने हैं, देने हैं. From 1st April, there was a 5% increase in the annual rent. Annual rent जो है बेटा 1st April से 5% जो है वो बढ़ गया. तो लास्ट मंथ का जो रेंट था वो कितना था, 800 बेटा. 800 आखिरी महीने का रेंट है, इसमें कितना इजाफा हो गया बेटा, 5%. 800 का 5% निकाल लेंगे वो आ जाएगा 40. अब आपका मंथली रेंट कितना हो गया, 840. मरीना रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम पॉल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च टोटलिंग 10040. इतना आपको कैश रिसीव हुआ है. Which figure should be included in Marina's financial statement for the year ended 31st March? इनकम स्टेटमेंट में बेटा हमारा क्या आएगा आपको पता ही है, हमारी जो एक महीने की इनकम कितनी बनेगी बेटा, 800 थी पहले, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 140 से बढ़ गई, अब कितनी हो गई 840 मल्टीप्लाई बाय 12, पूरे साल की कितनी बनेगी बेटा 10,080. 10,080 will be the figure which will come in the income statement for income, मरीना की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. और करंट एसेट में उसका कितना आ जाएगा 800. करंट एसेट में 800 नहीं आएगा, करंट एसेट में मैं थोड़ा अकाउंट बना के सॉल्व करना चाहूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए. अकाउंट बनाना पड़ेगा इसमें ताकि गलती ना हो, जल्दी से बना लेते हैं. एक्रूड रेंट हमारा कितना था जो हमें मिलना था पिछले साल का, 800. कैरी डाउन हमें नहीं पता. कैश जो हमें इनकम के तौर पे मिली है वो कितनी है 10,040. बेटा ये रही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर या इनकम स्टेटमेंट फिगर हमने निकाल ली है, वो कितनी बेटा 10,080. और फिर आपकी ये एक्रूड कैरी डाउन की फिगर जो है वो दिखलाएगी विच विल बी रिकॉर्डेड एज करंट एसेट. तो 10,080 प्लस 800 माइनस 10,040, तो 840 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा. The figure will be 840 current asset. So the answer will be D. आंसर क्या है D. इनकम स्टेटमेंट फिगर कितनी है 10,080. Here it is. And the accrued carried down which is recorded as current asset is 840. 840 के तौर पे उसको हम जो है वो रिकॉर्ड जो है वो कर देंगे. देखते हैं अब हम आगे चलते हैं. X is a sole trader. Which statement about X is correct?
her accounts include both a capital and a current account. She can receive an annual salary. She can receive interest on capital she has invested in the business. She can take drawing in excess of the profit for the year. जी बताएं जी, कोई बच्चा बताए मुझे कि इसका आंसर जो है वो क्या आता है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसका आंसर खुद बता सकें जी। कोई भी बता दें, जल्दी करें। सी। 11 का आंसर एक्स हमारा सोल ट्रेडर है ना, तो कैपिटल और करंट अकाउंट तो वो उसमें होते हैं ना पार्टनरशिप में, सैलरी भी पार्टनरशिप में मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनरशिप में मिलता है। डी आंसर। शी कैन टेक ड्राइंग्स इन एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्योंकि सारा पैसा उसका है, मशीन मेकिंग उसकी है, वो ज्यादा पैसे भी निकलवा सकता है। जॉन took goods from the business for his own use. This had cost 125 and 20 had been paid for their delivery to the business premises. यानी 20 जो है उसने डिलीवरी चार्जेस जो है वो पे किए। ठीक है जी। हाउ दिस रिकॉर्ड इन जॉन्स बुक्स ऑफ अकाउंट। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जॉन टुक गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज ओन यूज। दिस हैड कॉस्ट 125 एंड 20 हैड बीन पेड फॉर देयर डिलीवरी टू द बिजनेस प्रीमिसेस। यानी बिजनेस प्रीमिसेस की लाने के लिए डिलीवरी टू बी पेड फॉर देयर डिलीवरी टू द बिजनेस प्रीमिसेस। बिजनेस प्रीमिसेस डिलीवरी लाने के लिए उसने जो है वो क्या किया है, पे किया है। तो उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, टू गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज ओन यूज। This had cost 120 and 20 had been paid for the delivery to the business premises. ठीक है, तो ये सारी ड्राइंग्स ही कंसीडर की जाएंगी बेटा। ड्राइंग्स आपकी डेबिट हो जाएंगी 145 से, परचेजेज आपकी क्रेडिट हो जाएगी 125 से, और कैरेज आउटवर्ड भी आपका क्रेडिट हो जाएगा 20 से, क्योंकि बिजनेस को ये पैसे बेसिकली मिलने हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन ये उसकी इनकम है। हाउ वाज दिस रिकॉर्डेड इन जॉन्स बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जॉन तो खुद बेसिकली क्या है, ओनर है ना, तो वो गुड्स ड्राइंग कर रहा है, तो उसके लिए सारी ड्राइंग्स ही डेबिट होंगी। और जो 20 पेड फॉर द डिलीवरी टू द प्रीमिस है वो भी उसका जाती खर्चा ही है। बी आंसर होगा इसका, ड्राइंग्स डेबिट 145, परचेजेस आपकी क्रेडिट हो जाएंगे और क्रेडिट आउटवर्ड जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, इसको मैं देखता हूँ, मेरी बात आपको आ रही है, दैट्स फाइन देन। तो आंसर ए हमारा, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा 145 और परचेजेस क्रेडिट होगा 125 से, और कैरेज इनवर्ड भी आपका क्रेडिट हो जाएगा 20 से। यानी ये कैरेज इनवर्ड बेसिकली जो है वो बिजनेस का कैरेज इनवर्ड नहीं है ना, इसलिए बिजनेस ने अपना कैरेज इनवर्ड वो कैंसिल आउट करके उसको इनकम अपना ट्रीट कर लिया। तो 12 का ए आंसर है। पी एंड क्यू आर इन पार्टनरशिप, गुडविल है, इसमें छोड़ देते हैं, ये बड़ा आसान है। 14 जो है, एच एंड डी आर इन पार्टनरशिप, दे आर चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन देयर एनुअल ड्रॉइंग्स। देयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th April showed the following. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरीज हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है। ऑन 1st May द बैलेंस ऑन एच करंट अकाउंट वाज 3300। व्हाट वर द क्रेडिट बैलेंस ऑन एच करंट अकाउंट ऑन 30th April। बड़ा आसान है, एच के करंट अकाउंट को बेटा बना लेंगे। देखें उसका डेबिट बैलेंस था कितना है जी, डेबिट बैलेंस एच का 3300 है, स्टार्ट में 1st May है ना, स्टार्ट है 20 है, 3300 डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट पे आएंगी +2080। ठीक है जी। और अच्छा, ड्राइंग्स नहीं दी हुई इसने क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग्स नहीं दी हुई। चलें ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 5380। ये हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें में से 2000 और सैलरीज और शेयर ऑफ प्रॉफिट से, तो आपका आंसर आ जाएगा 79620। सी हमारा आंसर इसका आ जाएगा। बेटा करंट अकाउंट बना लेंगे ना, 3300 डेबिट पे आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट पे आ जाएगा एच का सिर्फ, और 2000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज और शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट पे आ जाएगा। ड्राइंग्स है ही नहीं, तो 79620 आंसर आ जाएगा। आगे कहते हैं जी, एल एंड एम आर इन पार्टनरशिप। क्या कह रहे हैं, हाँ दिया हुआ है, अच्छा ऊपर दिया हुआ है, सही है। एच एंड डी आर, दे आर चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन देयर एनुअल ड्राइंग्स। राइट, तो हम ड्राइंग्स निकाल लेंगे, ऊपर दिया था हम नीचे चले गए थे।
तो 5% इंटरेस्ट दिया हुआ है एनुअल ड्रॉइंग्स पे। एच की जो ड्रॉइंग्स है बेटा वो कितनी है 2080 एंड दैट इज इक्वल टू 5% ऑफ ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो ड्रॉइंग्स की अमाउंट हमारी कितनी बनेगी अल्लाह के फजलो करम से 2080 डिवाइडेड बाय 5%, तो आ जाएगी 41,600। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर देंगे। 63,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 और -3,300 -41,600 और -2080। तो ये आपका आंसर जो है ना वो आ जाएगा आसानी के साथ। मैंने सही निकाली है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2080 5% इंटरेस्ट ऑन देयर एनुअल ड्राइंग्स। हाँ जी ठीक है। मैं आंसर इसका आप निकाल लीजिएगा खुद ही कि कितना आ रहा है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ड्राइंग्स भी आपके पास आ गई हैं, डेबिट पे आ जाएंगी ना 41,600 और 2080 जो है वो भी आपका आ जाएगा डेबिट पे। और क्रेडिट साइड पे आपका और 3300 डेबिट बैलेंस जो आज के करंट अकाउंट को दिया हुआ है ब्रॉड डाउन वो भी आ जाएगा। क्रेडिट पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। 2,000 सैलरीज और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपका क्रेडिट पे जो है वो निकल आएगा और उसके हिसाब से हम जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे। L&M are in partnership. The following information about the partnership relates to 2020. Profit before appropriation दिया हुआ 88,000. Interest on drawing है, interest on capital है. Profits are shared in the same ratio as partners capital account balance. याद रखिएगा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो किस पे निकलता है कैपिटल पर। अगर आपका इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो कितनी है इनकी आपस में 3 और 1, इसका मतलब है इनके कैपिटल अकाउंट की रेशियो भी 3:1 ही बनेगी, यानी 3/4 और 1/4। तो रेजिडुअल प्रॉफिट आप एल का आसानी के साथ निकाल सकते हैं। कैसे 88,000 में से माइनस प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 90,000 हो गया, उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000, तो आपका आ जाएगा 86,000 और उसका 3/4 उसका शेयर बन जाएगा 64,500। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ 88,000 प्लस 2,000 -4,000 86,000 उसका एल का शेयर कितना बनेगा 3/4। सर आपको कैसे पता चला? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दी नहीं हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया हुआ है ना। और वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है जो प्रॉफिट है वो आप शेयर करते हैं। प्रॉफिट्स आर शेयर इन द सेम रेशियो एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस। जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस में रेशियो है प्रॉफिट जो है वो उसी रेशियो के अंदर आपने जो है वो शेयर करना है। तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस की रेशियो जो होगी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो भी वही बनेगी ना। जो इनके दरमियान रेशियो है वही रेशियो आपकी जो है वो बन जाएगी कैपिटल की 3/4 और 1/4 के हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल पर ही होता है ना, इसलिए। A company statement of financial position shows the following balances: ordinary share premium, retained earnings, bank debit. A bonus issue of one ordinary share for every 4 shares held taken place. Reserves are kept in their most flexible form. बेटा निकालते हैं 1 ordinary share for every 4 ordinary share held। ठीक है जी। तो $1 का शेयर है, तो 1 लाख को डिवाइड कर देंगे आप 4 से, शेयर आ जाएंगे 25,000। और 25,000 हम कहाँ से निकालेंगे बेटा? 10,000 आपका निकलेगा शेयर प्रीमियम में से, 15,000 आपका निकलेगा रिटेन्ड अर्निंग में से। तो 48,000 में से जब आप 15,000 माइनस कर देंगे ना, तो ये आपका रह जाएगा 33,000। 15,000 माइनस होगा ना, रिटेन्ड अर्निंग रह जाएंगी 33,000। एक मिनट में दोबारा देखूं। 48,000 माइनस 15,000 33,000 आ रहा है। शेयर प्रीमियम आपका हो जाएगा बेटा नील। व्हाट आर द न्यू अकाउंट बैलेंस? शेयर प्रीमियम खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा नील। रिटेन्ड अर्निंग हो जाएंगी 33,000 की, और शेयर कैपिटल बैंक जो आपका डेबिट होगा वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि बोनस शेयर इशू करने से बैंक पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो बैंक विल रिमेन द सेम विच इज 50,000। मैं इसकी एंट्री आपको पास करके दिखा देता हूँ। शेयर प्रीमियम डेबिट होगा बेटा 10,000, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट होंगी 15,000 से, क्योंकि 25,000 बन रहा है ना, और शेयर कैपिटल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा 25,000।
शेयर प्रीमियम तो खत्म हो गया ना, 10,000 का था वो नील हो जाएगा। रिटेन अर्निंग में से 48,000 में से 15,000 माइनस करके लिखेंगे 33,000। बैंक जो डेबिट दिया हुआ उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि बोनस शेयर इशू करने से बैंक पर इफेक्ट नहीं आता। बट आर शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बहुत ही आसान है। चेंजेस इन इक्विटी में बेटा हमारा क्या आएगा, आपका आएगा राइट इशू, डिविडेंड पेड और प्रॉफिट फॉर द ईयर। सी आंसर है हमारा, राइट इशू, डिविडेंड पेड और प्रॉफिट फॉर द ईयर। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ए लिमिटेड कंपनी एट 31 दिसंबर। नॉन करंट एसेट दिए हुए, शेयर होल्डर इक्विटी दी हुई है, डिबेंचर दिया हुआ और बैंक लोन भी आपको दिया हुआ है, वो भी नॉन करंट लायबिलिटी ही होती है। The bank loan is repayable in 5 annual installments, 5 annual equal installments with the first payment due on 1st June. What was the total working capital at 31st December? कहता है 31 दिसंबर 2020 को हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो कितना होगा। अब वो कहता है बैंक लोन इज रीपेबल इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट विद द फर्स्ट पेमेंट ड्यू ऑन 1 जून 2021। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर को जो बैंक लोन की पेमेंट थी ना 5 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर 30,000 की, वो करंट लाइबिलिटी में ट्रीट की जाएगी, क्योंकि वो बैंक लोन आपने बैंक लोन में से 30,000 करंट लाइबिलिटी में पे कर। ठीक है जी। तो व्हाट वाज द टोटल ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो हमारा क्या होता है आपको पता ही है, करंट एसेट्स में से आप माइनस कर देते हैं करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटी आपकी जो है वो 30,000 है, शेयर होल्डर इक्विटी दी हुई है, तो आपको पहले जो है वो करंट एसेट्स निकालने पड़ेंगे। तो नॉन करंट एसेट्स, शेयर होल्डर इक्विटी और डिबेंचर और बैंक लोन को आप ऐड कर लेंगे, यानी 1,70,000 प्लस 40,000 और प्लस 1,50,000 बैंक लोन है। बल्कि बैंक लोन जो है वो आपका 1,50,000 नहीं आएगा, वो आपका उसमें से माइनस कर देंगे हम, कितना, 30,000 उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो करंट लाइबिलिटी। तो 3,30,000 आपका आता है टोटल, माइनस कर देंगे नॉन करंट एसेट्स 2,00,000। ठीक है जी। तो ये आपका 1,30,000 जो है वो निकल आएगा आपका आंसर वर्किंग कैपिटल का। टोटल वर्किंग कैपिटल जो पूछ रहा है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज के हवाले से, वो आपका 1,30,000 जो है वो बनता है। क्योंकि अगर आप लाइबिलिटीज के टोटल में से सबसे पहले नॉन इस सारे के टोटल करें, उसमें से 2,00,000 माइनस करें, तो आपका 1,60,000 आएगा करंट एसेट्स। उसमें से 30,000 का बैंक लोन आप माइनस कर देंगे जो कि करंट लाइबिलिटी है, तो 1,30,000 आपका वर्किंग कैपिटल आएगा। बी हमारा आंसर नहीं। फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा, ये 1,50,000 है ना, इसमें से वो कहता है कि 30,000 करंट लाइबिलिटी। ओके ओके। तो लाइबिलिटी और कैपिटल का टोटल कितना बन रहा है हमारा, 3,60,000, इन तीनों का टोटल माइनस 2,00,000, तो करंट एसेट कितने आ गए, 1,60,000। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी 30,000 की माइनस कर देंगे तो 1,30,000 टोटल वर्किंग कैपिटल आपका आंसर आ जाएगा। A trader has been making a provision for irrecoverable debt for some years. He is now considering reducing the percentage rate of the provision. Which ratio would be affected by this reduction? तो जो है वो आपकी जो रेशियो जो इफेक्ट होगी प्रोविजन को रिड्यूस करने से, वो आपका है 3 ओनली। प्रॉफिट मार्जिन जो है वही आपका सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट होगा। ठीक है जी। जब प्रोविजन आप रिड्यूस करेंगे तो आपके प्रोविजन पे आउटलेट कम हो जाएंगे, करंट एसेट्स भी आपके डिक्रीज करेंगे। 19 का मुझे लग रहा है कि करंट रेशियो और प्रॉफिट मार्जिन शायद दोनों पर इफेक्ट इसका पड़ेगा रिडक्शन का। तो 1 और 3 यानी बी इज गोइंग टू बी द आंसर। चेक कर लीजिएगा कि आंसर क्या बन रहे हैं। बी ही आंसर है, क्योंकि प्रोविजन जब डिक्रीज करेंगे ना आप, तो प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट डेट की अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी। तो प्रोविजन जो है वो कम करेगा, तो फिर करंट रेशियो पर भी इफेक्ट आएगा और प्रॉफिट मार्जिन पर भी इफेक्ट आएगा। तो बी आंसर आपका आ जाएगा। बट वॉज द रेवेन्यू फॉर द सेल्स, तो बेटा आप क्या करेंगे, ग्रॉस मार्जिन आपको दिया हुआ है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 40 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 2, 30,000 आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपकी 20 टाइम्स है, 30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ जाएगी 6,00,000। 6,00,000 का हम निकाल लेंगे बेटा, मार्कअप 25 डिवाइडेड बाय 75, क्योंकि मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो आपका जो रेवेन्यू है वो आपका आ जाएगा 8,00,000। 8,00,000 बी हमारा आंसर आ जाएगा। सर कैसे,
वो ऐसे कि आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में जब पुट करेंगे ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री 30,000, एवरेज इन्वेंट्री 30,000 पुट करेंगे इनटू 20 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, तो 6 लाख आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स पे तो मार्कअप लगता है, तो मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज, वो आएगा 25 ओवर 75 इंटू 6 लाख, वो आ जाएगा 2 लाख। तो अब प्रॉफिट को आप ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो आपका 8 लाख जो है वो आंसर है। The following information is available regarding direct material for the month. Inventory is valued using the first in first out method. What was the cost of material issued to production for the month? बेटा वो इन्वेंट्री नहीं पूछ रहा, इशू टू प्रोडक्शन पूछ रहा है। इशू हुआ कितना है पहले में ये देखना पड़ेगा। ये देखें 1000 प्लस 20,000, 21,000 आपके पास पड़ा हुआ था, उसमें से बच कितना गया 3500। तो इशू कितना हुआ आपका 17,500। तो 17,500 में से 1,000 ओपनिंग इन्वेंट्री वाले चले गए 20,000, और बाकी 16,500 22 के हिसाब से चले गए। तो आपका आंसर आ जाएगा 3,83,000। सी इज गोइंग टू बी द आंसर। वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड पूछ रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं पूछ रहा। Alice works from home making and selling greeting cards. All of her business costs are variable. Alice plans to double her output. To do this, she will need to rent a small workshop. याद रखिएगा जब आउटपुट आप बढ़ाएंगे तो वर्कशॉप आपको रेंट करनी पड़ेगी, यानी फिक्स कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी। फिक्स कॉस्ट भी आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली फर्क पड़ेगा उस पर। तो विच कॉस्ट विल इंक्रीज, उसका आंसर हमारा क्या होगा सी। एक तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो इंक्रीज करेगी, और दूसरा जो है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट आपको पता चेंज नहीं होती। तो सी आंसर है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी इंक्रीज करेगी आपकी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। दोबारा सुन लें, जब आप आउटपुट बढ़ाएंगे बेटा तो आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो चेंज नहीं होगी, लेकिन जब यूनिट ज्यादा बेचेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि वो यूनिट्स के बढ़ने से बढ़ती है, कम होने से कम हो जाती है। टोटल फिक्स कॉस्ट तो पहले थी ही नहीं, सारी कॉस्ट वेरिएबल थी। अब जब फिक्स कॉस्ट आएगी तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज ही होनी है, क्योंकि पहले तो वो जीरो थी। विच कॉस्ट आर इंक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ सेल्स यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आपको पता है डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो हमारी आती है, और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है वो भी हमारी आती है, किसमें, कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए। फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आते, फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं आती। तो 1 और 4 हमारा आंसर है, क्योंकि हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी शामिल करते हैं। A company has budgeted the following factory overhead for the next financial year. बेटा इसको आप अपोर्शन करके सॉल्व करेंगे। OAR कहता है निकालना आपने, अपोर्शन करके सॉल्व करके फिर आपने OAR फाइंड कर लेना, आसान है। Which values per unit are not sufficient to enable the calculation of the contribution to sales ratio? कौन सी वैल्यू है जो सी ओवर एस रेशियो आप नहीं निकाल सकते उससे? उसका आंसर है बेटा हमारा कौन सा, ए ही हमारा आंसर है। बट इसमें बी जो है सेलिंग प्राइस भी है आपके पास, फिक्स कॉस्ट भी है, प्रॉफिट भी है, तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होती है, तो सी ओवर एस निकलेगी। सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर सी ओवर एस निकल आएगी। डी में देखें, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, फिर सी ओवर एस निकल आएगी। तो ए हमारा आंसर है। ए में सिर्फ कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और फिक्स कॉस्ट दी हुई है, इसमें से आप प्रॉफिट तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप जो है वो फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्या भला, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। Which statement concerning the break-even point is correct? At the break-even point, a company makes a profit. No. Contribution equals fixed cost at the break-even point. B आंसर है। आपको पता है कंट्रीब्यूशन जब फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाएगा तो वही ब्रेक इवन पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाता है, जीरो। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती है आपकी। तो बी हमारा आंसर है। विच assumption about cost volume profit analysis are correct? Many different factors causes cost and revenue to change. Yes. Selling price and variable cost per unit are usually constant. Yes. Selling price and variable cost per unit change नहीं होती वो। द ओनली फैक्टर कॉजिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू टू चेंज इज वॉल्यूम। ठीक है जी, तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू को चेंज करने का जो ओनली फैक्टर है वो वॉल्यूम है। तो विच assumption अबाउट कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस आर करेक्ट? तो एक तो इसका आंसर जो है वो 2 और 4 है। सी इज गोइंग टू बी द आंसर। सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो यूजली कांस्टेंट होती है, और ओनली फैक्टर कॉजिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू टू चेंज इज वॉल्यूम।
यानी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपका कॉस्ट और रेवेन्यू जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ना कॉस्ट से, उससे तो बढ़ जाएगी। There was no opening inventory. The business value inventory using marginal costing. What is the value of closing inventory? बेटा कैसे निकालेंगे? 4,000 आपकी चीजें आपने बनाई हैं, बेची कितनी? 3600। कितनी बच गई? 400। 400 को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? सिर्फ मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 4000 से, टोटल प्रोडक्शन से, और फिर 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। How many unit does it need to sell a profit of 6 lakh? ये आपका इजी है। Which statement concerning the use of a budgetary control system are correct? ये चारों सही हैं। Manager should receive a copy of the budget. Yes. Manager should agree